नमस्कार। आज हम विज्ञान के पन्नों से एक ऐसे इंसान की कहानी लेकर आए हैं जिनका काम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में रचा बसा हुआ है, भले ही हमें इसका एहसास ना हो। इनका नाम है आंद्रे मैरी एम्पियर और हम बात करेंगे उस साइंस की जिसे इन्होंने जन्म दिया, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। सोचिए, आप पेरिस में हैं, एफएल टावर के नीचे खड़े हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उस पर 72 महान फ्रांसीसी वैज्ञानिकों के नाम लिखे मिलेंगे और उन्हीं में से एक नाम है एम्पियर। अब ये नाम कुछ सुना सुना सा लगता है ना, खास तौर पर जब हम अपने फोन चार्जर या किसी और डिवाइस पर एम्प लिखा दिखते हैं। पर सवाल ये है कि आखिर एक टावर पर लिखा ये नाम और हमारे चार्जर पर लिखा एम्प शब्द इतना जरूरी क्यों है? इसके पीछे सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि साइंस की एक पूरी नई दुनिया की कहानी है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले उस इंसान को जानना होगा जिसके नाम पर ये सब कुछ है। तो आंद्रे मैरी एम्पियर 1775 में फ्रांस के लियों में पैदा हुए और वो कोई आम बच्चे नहीं थे। जरा सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में वो खुद से एडवांस्ड मैथ सीख रहे थे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उनके पिता को फांसी दे दी गई। इस बात ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कुछ सालों बाद एक मैथ्स टीचर के तौर पर काम शुरू किया और 1804 तक वो पेरिस के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट्स में से एक इकोले पॉलिटेक्निक में पहुंच गए। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? एम्पियर कभी स्कूल ही नहीं गए। जी हाँ, उनके पिता का मानना था कि असली सीख किताबों और प्रकृति से मिलती है, क्लासरूम से नहीं। तो बस एम्पियर की दुनिया बन गई उनके घर की लाइब्रेरी और इसी सेल्फ स्टडी ने उनकी सोच को एक अलग ही दिशा दी। तो घर पर पढ़ने वाला ये लड़का एक प्रोफेशनल साइंटिस्ट कैसे बना? आखिर उन्होंने साइंस की दुनिया में अपनी पहचान कैसे बनाई? चलिए देखते हैं। देखिए, एम्पियर को किसी एक सब्जेक्ट में बांधना मुमकिन ही नहीं था। वो एक असली पॉलीमैथ थे, मतलब मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिलॉसफी, आप नाम लीजिए, और उन्होंने उस पर काम किया था। और यही वजह थी कि वो फ्रांस के सबसे बड़े संस्थानों जैसे एकोले पॉलिटेक्निक और कॉलेज डी फ्रांस में प्रोफेसर थे। अब कहानी में असली मोड़ आता है। उस जमाने में यानी 19वीं सदी की शुरुआत में साइंटिस्ट मानते थे कि बिजली और चुंबकत्व दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने साइंस की पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया और इसी घटना ने एम्पियर को उनके सबसे बड़े काम की तरफ खींचा। तारीख थी सितंबर 1820। ये वो महीना था जब साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने एक ऐसी पहेली आई जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। ये पहेली सामने लाए थे डेनमार्क के एक फिजिसिस्ट हैंस क्रिश्चियन अर्स्टेड। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में कुछ अजीब देखा कि जब भी किसी तार से बिजली गुजरती है तो पास रखा हुआ मैग्नेटिक कंपास हिलने लगता है। ये पहली बार था कि किसी ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच कोई सीधा कनेक्शन देखा था। पर सवाल ये था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। और बस यही एंट्री होती है एम्पियर की। उन्होंने ओर्स्टेड की इस खोज के बारे में सुना और यकीन मानिए सिर्फ एक हफ्ते के अंदर उन्होंने इस एक ऑब्जर्वेशन के आधार पर साइंस की एक पूरी नई ब्रांच की बुनियाद रख दी। एम्पियर ने अपने एक्सपेरिमेंट से दिखाया कि ये कहानी सिर्फ एक तार और एक कंपास की नहीं है। असल में दो बिजली वाले तार भी एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। उन्होंने पाया कि अगर दो तारों में करंट एक ही दिशा में जा रहा है तो वो एक दूसरे को खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और अगर करंट उल्टी दिशा में है तो वो एक दूसरे को धकेलते हैं, रिपेल करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसका मतलब था कि मैग्नेटिज्म का असली सोर्स खुद चलता हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी करंट ही है। और एम्पियर सिर्फ क्यों का जवाब देकर नहीं रुके। उन्होंने इस पूरी नई साइंस को एक नाम दिया, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये नाम उन्होंने खुद बनाया था, इलेक्ट्रिक करंट्स के मूवमेंट और उनके बीच लगने वाले फोर्स की स्टडी को समझाने के लिए। असल में उन्होंने ही इस पूरी चीज को एक प्रॉपर साइंटिफिक थ्योरी की शक्ल दी। और उनका काम तो बस शुरू ही हुआ था। उन्होंने एक के बाद एक कमाल के आइडियाज दिए। उन्होंने करंट्स के बीच लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए मैथ के फॉर्मूले बनाए जिन्हें आज हम एम्पियर्स फोर्स लॉ और एम्पियर्स सर्किटी लॉ के नाम से जानते हैं। उन्होंने सोलेनॉइड को इन्वेंट किया जो कि बस एक कॉइल है जिसमें करंट दौड़ाने पर वो एक पावरफुल चुंबक बन जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो एक इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का आइडिया भी दे दिया था। उनके काम का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि फिजिक्स के एक और बहुत बड़े नाम जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने उन्हें एक टाइटल दिया, बिजली का न्यूटन। और ये कोई छोटी बात नहीं थी। मतलब जैसे न्यूटन ने ग्रेविटी के नियम बताए थे, ठीक वैसे ही एम्पियर ने इलेक्ट्रोडायनामिक्स के फंडामेंटल रूल्स सेट किए। तो ठीक है, ये सब तो हुई थ्योरी की बातें, लेकिन एम्पियर के इस काम का आज हमारी दुनिया पर क्या असर है? चलिए अब उनकी उस विरासत को देखते हैं जो हमारे चारों तरफ है। उनकी मौत के कई साल बाद 1881 में बिजली को लेकर एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई और वहां दुनिया भर के साइंटिस्ट्स ने मिलकर उनके काम को सम्मान देने का एक बड़ा फैसला लिया। और फैसला ये हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट को नापने की जो स्टैंडर्ड यूनिट होगी उसका नाम एम्पियर रखा जाएगा, वही एम्प जिसे हम ए सिंबल से लिखते हैं। तो अब जब भी कोई कहता है ना कि ये चार्जर 5 एम्प्स का है, तो असल में वो अनजाने में ही सही आंद्रे मैरी एम्पियर को ही याद कर रहे होते हैं। पर बात सिर्फ एम्प तक ही नहीं रुकी।
जैसा हमने शुरू में ही बात की थी, उनका नाम एफिल टावर पर तो है ही। फ्रांस में तो उनके नाम पर सड़कें हैं, स्कूल है, यहाँ तक कि एक मेट्रो स्टेशन भी है। और तो और, धरती से बाहर चांद पर एक पहाड़ और स्पेस में एक एस्टेरॉयड का नाम भी उनके नाम पर है। ये दिखाता है कि उनकी पहचान कितनी गहरी और दूर तक फैली हुई है। तो बस आखिर में एक बात सोचते हैं, अगली बार जब भी एम शब्द का इस्तेमाल करें तो एक पल के लिए रुकिएगा। ये सिर्फ करंट नापने की एक यूनिट नहीं है, ये एक इंसान की कमाल की सोच, उसकी जिद और उसकी जिज्ञासा की कहानी है, जिसने साइंस की दुनिया में एक क्रांति ला दी। ये उस दौर की याद दिलाता है जब बिजली और चुंबकत्व के राज पहली बार दुनिया के सामने खुल रहे थे।